इतने खराब माहौल में जहां वो काम कर रहे हैं, और सरकार का ऊपर से तलवार लटका हुआ है उनके ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का माने रिट्रेंचमेंट करो, भर्ती कम करो, पोस्ट कम करो, ये कम करो, ये कम करो, ये कम, और वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दो, ये सब धंधा चलता रहा है हमारे देश में। और जितने लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया है वहां कोई नई भर्ती हो नहीं रही है, पहले से भी भर्तियां बंद है। तो ये कंडीशंस हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारी बैंकों में कहीं कोई कमी है तो वो ठीक की जा सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी बैंकों के लिए सब खोल दें हम, तो उससे ठीक होने वाला है। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे घर का लड़का बिगड़ा हुआ है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लो, वो सुधार देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अपने यहां कहीं सिस्टम में कोई खामी है, खरामी है, उसको ठीक करें हम। तो सर्विसेज के सेक्टर में अगर विदेशी आते हैं, बहुत तकलीफ की स्थिति है। हमारी सेविंग्स उनके हाथ में जाती है, वो फ्रॉड करते हैं, लूटमार करते हैं, उसको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रॉड हुए, सबसे ज्यादा, और किसी भी इकोनॉमिक फ्रॉड में आज तक कोई सजा नहीं हुई है। चाहे वो हर्षद मेहता हो, चाहे हितेन दलाल हो, चाहे XYZ कोई भी हो, किसी को सजा नहीं हुई। हर्षद मेहता अपनी मौत मर गया, वो अलग बात है, हार्ट अटैक से, सजा कुछ भी नहीं। भारत के आर्थिक कानून इतने रद्दी हैं कि कोई सजा होने की व्यवस्था नहीं। और ऊपर के टॉप लीडर्स घोटाले करते हैं, गलतियां करते हैं, भुगतान बेचारा नीचे वाला कर। UTI का सारा घोटाला नेताओं का किया धरा था, मारे गए साधारण लोग, और उन नेताओं को कोई सजा नहीं है जिन्होंने UTI घोटाला किया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मामला सब नेताओं द्वारा खड़ा किया हुआ है। बैंकों से कर्ज दिलवा दिया अपने अपने प्रभाव के लोगों को, अपनी अपनी पार्टी के लोगों को। अब वो कर्ज वापस नहीं दें और बैंक वाले उनसे अधिकार मांगे रेड मारने का, तो अधिकार देने में 10 साल लगा दिया, 10-12 साल। अभी जाके कानून बनाया कि आप रेड कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ये पहले ही होना चाहिए था, 91 में होना चाहिए था। तो ये NPA इतना बढ़ता नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हम हमारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखकर समस्याओं का विश्लेषण करें, समाधान उसमें से निकालें, न कि विदेशों को हम ध्यान में रखकर अपनी समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान। हिंदुस्तान के बैंकिंग और बीमा सेक्टर को खत्म कर देंगे अगर ये विदेशी बैंकों को सारी खुली छूट मिल गई तो। अभी बहुत तकलीफ की स्थिति है। WTO की कंडीशन को सरकार ने लागू करते हुए विदेशी बैंकों को खुली छूट दे दिया है कि भारत की किसी भी बैंक को आप टेक ओवर कर सकते हो, किसी भी बैंक को टेक ओवर। अब उनके पास पैसे की ताकत है, वो एक एक करके आपकी बैंकों को टेक ओवर करना शुरू कर दें, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। WTO की एक एक कंडीशन खराब दिशा में जा रही। तो अब प्रश्न क्या है कि क्या करें हम सब लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि WTO के सर्विस सेक्टर पर जिन लोगों के ऊपर मार पड़ने वाली है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले ये 2 जगह मार होने वाली। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो वकालत का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम है, एजुकेशन का काम है, इस पे मार आने वाली है 2-3 साल के अंदर। तो इन सब लोगों को हम क्यों नहीं इकट्ठा करें, क्योंकि वो एक ही जगह पीड़ित हो रहे हैं सबके सब। बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले भी WTO से परेशान है, एजुकेशन वाले भी होंगे, फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले बहुत परेशान होना शुरू हो गया है। विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म आ गई हैं, उन्होंने धंधे शुरू कर दिए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कल तक जो हमारे देश के इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे वो अब विदेशी फर्मों के गुलाम हो गए हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उनके, और उनकी मदद से सारा बिजनेस उन्होंने खींच लिया। जैसे हिंदुस्तान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से काम कर रहा है, उसका अपना क्लाइंटेल है, विदेशी कंपनी ने उसको ले लिया पगार पे और उसके सारे के सारे क्लाइंट उनके पास आ गए। ऐसे ही वकालत में होने वाला है, ऐसे ही मेडिसिन में, और ऐसे ही जो हॉस्पिटलाइजेशन में, फिर होटल में वगैरह वगैरह। तो इन सभी सेक्टर के लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और उनको यह बताया जा सकता है कि WTO की इन कंडीशंस के खिलाफ सरकार के ऊपर दबाव बनाए। अभी क्या होता है, अभी सर्विस सेक्टर वाले अपनी लड़ाई लड़ते तो हैं, जनता साथ में नहीं आती उनके। बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं, लोग साथ में नहीं आते, लोग गाली और देते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं वो क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक। और मुश्किल क्या हो रही है, बैंक वाले भी उनको समझाने कभी नहीं जाते कि हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं।
सबसे बड़ी जो गलती हो रही है इस देश में, वो WTO के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक, IMF की नीतियों के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। आम आदमी भी उससे प्रभावित है, लेकिन वो जाते नहीं बताने के लिए कि हम इस कारण से कर रहे हैं। और अखबार वाले कभी पूरी बात छापते नहीं, क्योंकि अखबार वालों को जितना स्पेस है उतने नहीं छापते। तो कम्युनिकेशन गैप है। जनता को अगर ये बता के कि भैया हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें हमको तकलीफ है, तुमको हमसे भी ज्यादा तकलीफ, इन कारणों से कर रहे हैं, WTO की ये शर्तें हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक का ये प्रेशर है, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से हो रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम है, ये सब बता के करें तो जनता भी साथ में आए। और जनता साथ में आए तो सरकार बौखलाए। अकेले आप अगर ये कोशिश करें कि हम बैंकिंग वाले हैं, अकेले लड़ लेंगे, संभव नहीं। बीमा वाले भी अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी जो ट्रेड यूनियंस है ना, उनकी ताकत बहुत कम हो गई। ट्रेड यूनियंस ने पिछले 50 साल में इतने समझौते किए हैं सरकारों से कि उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए जनता को साथ में लेकर अगर करेंगे तो शायद इसमें से रास्ते निकले, क्योंकि सरकार को अभी डर है तो एक ही चीज का, जनता का, कि वोट बैंक गया। जनता माने वोट बैंक, वोट परसेंटेज कम हुआ, अगर हम ये करें, ये करें, ये करें, ये सारे इश्यूज जनता के साथ लेके और दूसरे संगठनों को मिलाकर एक साथ पूरे देश में किया जाए। जैसे ये वैट में हुआ ना, जनता भी साथ में है, व्यापारी भी साथ में है, उद्योगपति भी साथ। देखो परिणाम है, पूरे देश में 12 राज्य नहीं लागू कर रहे हैं। ऐसे ही WTO का बैंकिंग और बीमा पे जो असर है, एजुकेशन पे जो असर है, दूसरे क्षेत्रों में जो असर, वो सब एक साथ मिलकर जनता के साथ अगर सामने आए सरकार के खिलाफ, तो उम्मीद है कि इसमें से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। अकेले अकेले अगर हम करें नहीं निकलेगा। अब इसमें हो क्या सकता है कि भारत के बारे में, भारत की बैंकों के बारे में, बीमा कंपनियों के बारे में, भारत के पब्लिक सेक्टर के बारे में एक ऐसा पत्रक, CD, मटेरियल तैयार किया जाए जो सरल भाषा में हो, आम सामने वाले को समझा सके। क्योंकि अक्सर ये जो आपने अभी देखा, आपने कहा हमको मालूम ही नहीं है। आपको बहुत सारी मालूम है नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है पिछले 50 साल में इस देश में, आपको नहीं मालूम। और सरकार ने हमें कभी बताया नहीं। सरकार बस एक ही बात बता रही है, पब्लिक सेक्टर सफेद हाथी हो गए हैं, ये पैसे को खा ज्यादा रहे हैं, निकाल कम रहे हैं। इस पब्लिक सेक्टर ने 50 साल में देश को खड़ा किया है। जब प्राइवेट सेक्टर एक भी काम करने को तैयार नहीं था, तब पब्लिक सेक्टर के पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसको आज लूटने के लिए विदेशी आने को तैयार है। और एक एक सेक्टर पर अगर एक छोटी छोटी बुक बनाई जाए ना, BHEL ने क्या किया, NTPC ने क्या किया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया। पंजाब नेशनल बैंक की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय ने शुरू किया था इंपीरियल बैंक को टक्कर देने के लिए। इंपीरियल बैंक होता था अंग्रेजों का, तो सब भारतवासी अपने बैंक अकाउंट उसमें जमा करते थे। तो लाला लाजपत राय ने कहा स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं 1905 में, उस स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से निकला पंजाब नेशनल बैंक, और सारे क्रांतिकारियों के बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में जमा होते थे, क्योंकि अंग्रेज इन क्रांतिकारियों का बैंक अकाउंट स्वीकार नहीं करते थे। लाला लाजपत राय का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, भगत सिंह का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, चंद्रशेखर आजाद का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था। चंद्रशेखर आजाद की जो संस्था थी ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, क्योंकि अंग्रेजी बैंक इनको स्वीकार नहीं करता था। तो अंग्रेजी बैंक को टक्कर देने के लिए और भारत के क्रांतिकारियों को जरूरत पड़े तो मदद देने के लिए लाला लाजपत राय ने शुरू कराया पंजाब नेशनल बैंक। अगर यह कहानी हिंदुस्तान के घर घर में जाए तो कोई भी गर्व से कहेगा कि मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसमें भगत सिंह का खाता था। मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसमें लाला लाजपत राय का खाता था। मेरा खाता एक ऐसी बैंक में है जो भारत की आजादी के आंदोलन में मदद करने वाला बैंक रहा, पंजाब नेशनल बैंक। और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने फंड्स इकट्ठे कर करके ये भगत सिंह, ऊधम सिंह को दिए थे बम बनाने के लिए, पिस्तौल तमंचे चलाने के लिए, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसी बातें, साधारण बातों से लेकर विशेष बातें जो कुछ हुई हैं पिछले 10-12 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो हम लोगों के सामने लाएं।
अभी क्या होता है, एक साइडेड पिक्चर पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर हरामखोर है, सफेद हाथी है, ये बर्बाद हो रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये इसलिए कि इनको खत्म करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। तो इस तरह का दुष्प्रचार हो जाए, लोग स्वीकार कर लें कि हां, और एक झूठ को बार बार बोलो, थोड़े दिन में सच लगने लगता है। आप रोज बोलो सफेद हाथी है, तो जनता मान ही लेगी कि हां है। तो फिर जिस दिन बंद होगा, जनता को कोई दुख नहीं होगा, और ये बेचारे अकेले मर जाएंगे, क्योंकि ये विरोध नहीं कर पाएंगे, अकेले उतनी दम नहीं। तो मेरा ऐसे मन में आता है कि हिंदुस्तान के साधारण लोगों को एजुकेट करने के लिए कम से कम पब्लिक सेक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें, साधारण बातें पहुंचाई जाएं लोगों के पास। जैसे आज हिंदुस्तान में 76,000 मेगावाट बिजली बन रही है। आजादी मिली थी तो मुश्किल से 6,000 मेगावाट बिजली बनती थी, वो भी मुश्किल से। तो ये 76,000 मेगावाट बिजली किसने दिया इस देश को बना के? अमेरिका की कंपनी ने, इंग्लैंड की कंपनी ने, भारत की कंपनी ने, एनटीपीसी या स्टेट की जो पावर कंपनियां हैं राज्यों की, उन्होंने दिया। और 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है, 2-3 साल में आ जाएगा वहां तक, वो भी उन्होंने दिया। एनरॉन एक विदेशी कंपनी आया था, 1 मेगावाट अभी तक हिंदुस्तान को नहीं दे पाया, इतने साल से तमाशा चल रहा।